नमस्कार दोस्तों। चंबल की सीरीज़ में आज कहानी एक ऐसे डाकू की जिसको किसी ने भी डाकू नहीं कहा। आज भी लोग उसको रॉबिन हुड के तौर पर या राजा के तौर पर याद करते हैं। वो चाहे पुलिस वाले हों, उसका सामना करने वाले पुलिस वाले रहे हों, या उसके बाद पुलिस में काम करने वाले रहे हों, पत्रकार जिन्होंने उस दौर की कहानियाँ लिखी और वो राइटर्स जिन्होंने उस पर नॉवेल्स लिखे, वो तमाम लोग उसको राजा मानसिंह के नाम से जानते रहे। उसका रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटता है। 1100 से ज़्यादा डकैतियाँ, 90 से ज़्यादा एनकाउंटर, और इसके बावजूद वो अविजित रहने वाला शख्स जो चंबल के एक गांव से खड़ा हुआ, खेड़ा राठौड़ से, और आज तक दस्यु सम्राट बागी राजा मानसिंह के तौर पर जाना जाता है। आज हम उसकी कहानी से ही शुरू करेंगे कि आखिर किस तरह से एक गांव का युवा परिवार की आपसी लड़ाई से शुरू हुआ और फिर चंबल के 2 दशक तक उसके पूरे आतंक से कांपता रहा चंबल। लेकिन जब वो मरा तो उसको देखने के लिए 60,000 लोगों की भीड़ 1955 में थी, और वो लोग, ज़्यादातर लोग, अपने राजा को विदाई देने आए थे। वो किसी डाकू की मौत देखने नहीं, दर्द से दोहरे होते हुए मानसिंह को आखिरी विदाई देने आए थे। आखिर ये क्या है? अगर हम चंबल के किस्सों की बात करते हैं तो कोई भी किस्सा मानसिंह के बिना चंबल का पूरा नहीं होता। आज उस पर अलग अलग रेफरेंस के साथ मैं आपसे बात करूंगा। केनेथ एंडरसन, टीसी बहादुरी यानी तरुण कुमार बहादुरी, और जो ये बुक्स हैं अलग अलग, उन पर मैं आपके साथ साझा करूंगा इस कहानी को। 40 के दशक में डोंगर बटरी गिरोह का सफाया करके पुलिस ने चैन की सांस अभी ली नहीं थी कि चंबल के भड़कों में दस्यु सरगना मानसिंह की बंदूकें गरजने लगी। चंबल के उस पार से शुरू हुआ मानसिंह का रुतबा आज़ादी के इस पार तक चला, यानी आज़ादी के पहले से शुरू हुई उसकी कहानी आज़ादी के बाद तक चलती रही, और मानसिंह गिरोह ने पूरे मध्य भारत को हिला कर रख दिया। जीते जी किंवदंती बन गया था मानसिंह। एक ऐसा डकैत था जिसको चंबल ने रॉबिन हुड कहकर याद किया। वो पहला डकैत था जिसको दरिया दिली के चलते लोग उसको प्यार करते थे, लोग उससे मिलने जाते थे, और वो बड़े आराम से सभाओं को संबोधित किया करता था। इतने बड़े डकैत की कहानी को हम अब आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से वो ये चला और कितने लंबे समय तक, 1948 तक इस डकैत ने कितने बड़े इस फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुए, और उनके बाद भी ये कभी पकड़ा नहीं गया। और आखिर में जब जेल से 2 बार वापस गया तो फिर कभी जंगलों से वापस नहीं लौटा। आखिर क्या है इसकी कहानी? इसकी शुरुआत अगर हम करें तो हम लोग शुरुआत करते हैं जब 1896 की रात, एक तूफ़ानी रात में, जब ये आगरा का एक गांव खेड़ा राठौड़ है। आप भी जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो खेड़ा राठौड़ के उस गांव में जाकर देखें। जंगल के बीच में, वो बीहड़ों में बसा हुआ गांव है आज भी। वहाँ आपको एक गढ़ी मिलेगी, गढ़ी, टूटी हुई गढ़ी, जो जिस पर सिर्फ अब गेट था। जब मैं गया आज से 3-4 साल पहले, उसमें गेट है क्योंकि परिवार कहीं और आकर बस गया। फिर बाहर जैसे ही आप खेड़ा राठौड़ गाँव में घुसेंगे तो एक मंदिर आपकी तरफ अपना ध्यान खींचेगा। वो मंदिर जो राजा मानसिंह की याद में बनवाया गया, उनके परिवार वालों का मंदिर है। उसमें भगवान राम की मूर्तियाँ हैं वो हैं, और साथ में एक हिस्से में राजा मानसिंह और उनकी पत्नी रुक्मणी देवी की भी मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है, जहाँ लोग पहुँचते हैं। और बहुत सारे लोग जो उसके किस्सों के चलते पहुँचते हैं, या बहुत से लोग गरीब, उन परिवारों के जिन लोगों की कभी मानसिंह ने मदद की थी, वो लोग भी वहाँ श्रद्धा के चलते कभी कभी पहुँचते हैं। तो मानसिंह की कहानी 1896 से शुरू होती है खेड़ा राठौड़ में। ये बिहारी सिंह, ठाकुर बिहारी सिंह का घर, उसमें 1896 की रात, जिसमें बारिश तूफ़ान, उस वक्त एक बेटा पैदा होता है। गांव के पंडित ने जब उसको देखा, उसका लग्न देखा, तो उसने कहा कि ये परिवार के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। गांव के किस्सों की कहानियों में ये भी एक बड़ी कहा जाता है कि ये उनके परिवार के पंडित ने, और ये पंडित कौन था इसका भी मैं आपको खुलासा करते हुए चलता हूँ कि बाद में चंबल के इतिहास में फिर वो एक बड़ा नाम हुआ। ये उनके परिवार का, रूपा पंडित का जो खानदानी परिवार, उनका पुरोहित था जिसको बुलाकर यहाँ रखा गया था, उसके परिवार वालों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा कभी बड़ा होकर अपने परिवार के लिए बड़ा नाम करेगा।
बिहारी सिंह गांव में एक छोटा सा किसान था। चूँकि वो वहाँ लेन देन भी किया करता था, यानी पैसा भी दिया करता। 5 से 7 एकड़ के करीब की ज़मीन थी और अपना काम उसका अच्छे से चल रहा था। लेकिन गांव में एक पंडित तल्फी राम का परिवार था। पंडित तल्फी राम ताकतवर वहाँ का था, गांव का केंद्र बिंदु था और गांव में उसको हर चीज़ उसकी मर्जी के बिना नहीं होती थी। ये धीरे धीरे चूँकि बिहारी सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था, बिहारी सिंह ब्याज पर भी पैसा देता था और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर लोग कहते हैं कि मिलते थे। और बिहारी सिंह का जो बड़ा बेटा था वो बुरी सोबत में, यानी नवाब सिंह बुरी सोबत में पड़ गया था और उसने कभी कोई कानूनी काम नहीं किया, कहा जाता है। तो इसके बाद इस दोनों परिवारों में ये छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया। और एक जो है इसी में एक भोला सिंह नाम के एक ठाकुर को पैसे दिए थे बिहारी सिंह ने, और जब उससे पैसे वापस मांगने किए तो उसने कहा कि मेरे पास नहीं है। बिहारी सिंह ने उस पर पैसे के लिए दबाव बना तो भोला सिंह सीधे पंडित तल्फी राम के चरणों में पहुंच गया। पंडित तल्फी राम बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा मामला मिले जिसमें वो बिहारी सिंह को ठांस सके। लिहाजा ये शुरू हुआ और उसने भोला सिंह को कहा कि कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, तुम अदालत में जाओ और मैं अदालत का खर्चा उठाऊंगा। और यहाँ से शुरू हो गया। अब ये बात चूँकि गाँव में बात बोली और मूछ की थी, ये बात बिहारी सिंह को भी चुभ गई। अब एक दूसरे के साथ वहाँ झगड़ा होने शुरू हो गया। अब इसी समय में एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू हुई, लेकिन बिहारी सिंह ने कहा अपने बेटों से कि चुपचाप रहें और कोई भी बात इस तरह की ना हो कि जिससे कि गांव में झगड़ा बढ़ सके। इसी बीच में बिहारी सिंह के परिवार ने एक बंदूक भी हासिल कर ली, लाइसेंस ले लिया, क्योंकि उनको ये डर लगने लगा कि तल्फी राम अपनी ताकत से कहीं कुछ ऐसा ना कर दे। लेकिन एक रात अचानक तल्फी राम चूँकि मौका ढूंढ रहा था तो एक रात पड़ोसी गांव महुआ के छिद्दा बढ़ई के घर में डकैती हो गई और चालाक तल्फी राम को ये मौका मिल गया। उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पुलिस को मिलकर बताया कि ये डकैती मानसिंह का काम है, लेकिन कोई भी साक्ष्य, कोई भी गवाह, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी जो उसमें मानसिंह के खिलाफ करती। लेकिन जो है पुलिस ने भी जांच की, उसको नहीं लगा। तल्फी राम इस पे हार मानने वाला नहीं था। उसने छिद्दा को मानसिंह के खिलाफ अदालत में दावा लगाने के लिए कहा, यानी केस अदालत के सहारे करने को कहा। और अब अदालत में बात शुरू हुई तो मानसिंह ने उस परिवार से जाकर छिद्दा से मुलाकात की और उससे कहा कि हम इसमें समझौता कर लेते हैं, आप बिना बात के मेरा नाम घसीट रहे हो, मैं आपको उसका पैसा देता हूँ और हम बात ख़त्म करते हैं। लेकिन छिद्दा ने कहा कि समझौता होगा तो तल्फी राम की तरफ से होगा और जो पंडित कहेगा वो माना जाएगा। अब मानसिंह का जो है खून खोल उठा। उसने कहा कि अब इसको देखा जाएगा। और कुछ दिन बाद जब तल्फी राम और छिद्दा गांव के अदालत के रास्ते में थे, उन पर एक हमला होता है। ऐसा कहा जाता है कि उन पर हमले में मानसिंह शामिल नहीं था, ना उसका कोई अपना उसकी जानकारी में यह हमला था। लेकिन उस पर 30 जुलाई 1928 का दिन था जब छिद्दा के एक घनिष्ठ रिश्तेदार सुखवासी पर हमला कर लिया। अब मानसिंह अब इसके बाद जब जेल पुलिस के पास पहुंच चुका है, अब उसको कई बार बुलाया जा चुका, तो मानसिंह ने छिद्दा के परिवार वालों पर हमला किया और तल्फी राम और उसके लोगों को भी साथ भयानक हमले की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें, लाठी, भाले, बंदूकें निकल आई, मकान जला दिए गए, खलिहानों में आग लगी, सर फूटे और महुआ गांव की तंग गलियों में खून बहने लगा। पहली बार मानसिंह के हाथ में हथकड़ियाँ लगी। इस मामले में मानसिंह को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई और मानसिंह के इस मामले में मानसिंह को कारावास हुआ। लेकिन मानसिंह के जसवंत सिंह और धनवंत सिंह जो उसके बेटे थे, बड़ा भाई नवाब सिंह, भतीजा दर्शन सिंह पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाए। और उधर मानसिंह का जो विश्वास पात्र एक आदमी खेम सिंह था और भूप सिंह, उन्होंने भी तल्फी राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ठाकुर मानसिंह पंडित तल्फी राम से ये पहली लड़ाई हार गया। यानी चंबल की ये बड़ी घटना होने से पहले, चंबल में डाकू मानसिंह से पहले से ये पहली शुरुआत है जब वो पंडित तल्फी राम के साथ उसकी लड़ाई बढ़ रही थी। गांव में दूसरा काम हुआ। गांव में एक दूसरा कांड हुआ जिसमें पंडित तल्फी राम ने मानसिंह के चारों लड़के तहसीलदार सिंह, सूबेदार सिंह, जसवंत सिंह और धनवंत सिंह को आरोपित किया। उस समय वो फरार हो गए, फिर भाग गए। और उसी वक्त कहा जाता है कि 2 लड़के जो मुठभेड़ में मारे गए, उनको जसवंत सिंह और धनवंत सिंह को ये दोनों लड़के
मारे गए पुलिस मुठभेड़ में। लेकिन ये कहानी दूसरी है जिसको अलग अलग उसमें बताया गया। बाकायदा केनेथ एंडरसन ने बताया कि कैसे गांव में एक झगड़ा हुआ और ये लोग परिवार के मिलने आते थे, चूँकि भागे हुए लोग थे तो ये अपने परिवार से जब मिलने आते थे, खेम सिंह ने वो सूचना तल्फी राम को दी और तल्फी राम ने अपने हथियारों के साथ उनको घेर लिया। उस घर के उस कोठे पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उधर से वो भी फायर करने लगे। इधर खुद तल्फी राम ने ये सूचना पुलिस को दे दी अपनी तरफ से, और जब पुलिस के आने की खबर हो रही थी उससे पहले तल्फी राम अपने आदमियों के हथियार सहित वहाँ से खिसक लिया। अब पुलिस जब वहाँ पहुँची तो फायरिंग दोबारा शुरू हो गई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसमें मान सिंह के बेटा मारा गए। मान सिंह के दो बेटे जसवंत सिंह और धनवंत सिंह पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। नवाब सिंह गिरफ्तार हो गया और ये जो है नवाब सिंह को ये कहा जाता तल्फी राम ने गांव में घेर के मरवा दिया दोनों को और पकड़ कर नवाब सिंह को दे दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी वीरता दिखा दी। अब तहसीलदार सिंह को 1962 इज्जत नगर में 246 के खैर उसका हम लोग तहसीलदार सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसने बताया कि अब जब तहसीलदार सिंह ने अपनी एक जब बताया था इस घटना के बारे में तो उन्होंने बताया था कि 30 जुलाई 1928 को उनकी पार्टी का एक आदमी गांव के कुएं पर गया था, जो कुआं है जहां से शुरू हुई थी लड़ाई तल्फी राम की, और वो एक भाला आत्मरक्षात में लिए हुआ था क्योंकि उसको कहा गया था कि यहाँ पानी नहीं भरने दिया जाएगा। तो उसने कहा कि मैं देखूँगा कौन मुझे पानी भरने से रोकता है। अब विरोधी पार्टी के लोग वहां पहुंच गए, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। इस मारपीट होने लगी। इस कस में उसने अपना एक भाला हमलावर के आदमी के पेट में घुसेड़ दिया और लाठियों से उसे मार दिया उसकी, लेकिन बाकी लोगों ने उसको लाठी से मार दिया। पत्नी अपने पति के खून से चेहरे से दाऊ यानी मान सिंह के पास पहुंची। जैसे ये बात जसवंत सिंह ने सुनी, वह अपने साथियों के साथ चिल्लाते हुए खून का बदला खून कुएं पर पहुंचा। दोनों गुटों में घमासान लड़ाई हुई, खून का दरिया बहने लगा। तभी मान सिंह दाऊ अपनी बंदूक लेकर हवाई घटनास्थल पर लड़ाई को शांत करने के उद्देश्य से पहुंचे। वहां जाकर दाऊ ने हवाई फायर करना शुरू किया ताकि लोग भाग जाएं, लेकिन दुश्मन उस पर नहीं। वहीं दाऊ का भतीजा और मेरा ताऊ का लड़का खून में सना पड़ा था, किसी ने जाकर उन पर वार कर दिया। तब धैर्य की सीमा टूट गई और दो आदमी पुलिस से बंदूक से लुटका दिए, जाकर पुलिस में समर्पण कर दिया और इसमें मान सिंह को आजीवन कारावास हुआ। उनके साथ साथ छविराम शर्मा यानी वही पंडित जो जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का बड़ा होगा, वो मान सिंह के साथ उस जेल में गया। उसके अलावा अन्य लोगों को भी सजा हुई, लेकिन दाऊ को बोर्ड की सलाह यानी उनका कार्यकाल उनका जो आचार व्यवहार देखते हुए 11 साल बाद जेल से रिहा कर दिया। और ये कहानी अगर आप टीसी भादुड़ी यानी जया भादुड़ी जो हैं हीरोइन हैं और अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं, उनके पिता बहुत बड़े हिंदुस्तान के सेंट्रल इंडिया के पत्रकार हुआ करते, तरुण कुमार भादुड़ी स्टेट्समैन में थे। उन्होंने उन तमाम डाकुओं से बात की और उसको एक पूरी किताब में लिखा जो अब आउट ऑफ प्रिंट है। अभिशप्त चंबल करके बांग्ला में उन्होंने लिखा और फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन वैली ऑफ टेरर पर हुआ। उन्होंने अपनी किताब में मान सिंह की कहानी की शुरुआत इसी तारीख से की कि उन्होंने कहा कि 3 मार्च 1939 की दोपहर बाद मान सिंह रिहा होकर खुले आसमान को देखा और सफ़ेद बालों वाला, यानी उसकी उम्र उस समय आप सोच सकते हैं कि 39 और 4 43 साल का मान सिंह उस जेल से बाहर निकला, कंधे झुके हुए थे, शहर पार करके गांव पहुंचा। अपने गांव अगले दिन पहुंचा और उसकी पत्नी गांव में घुसे तो ये तहसीलदार ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था। उसमें कहा कि मेरी माँ रुक्मणी देवी खुशी से रोने लगी कि चलो दाऊ छूट कर आ गए, लेकिन चुप हो गई। जबकि दाऊ 11 साल बाद रिहा होकर आए थे, लेकिन वो जो है वो भी थोड़ा रोने लगे। लेकिन मेरी माँ मेरे 2 भाई जसवंत सिंह व धनवंत सिंह की मौत को नहीं भूली थी। और उन्होंने जेल में समाचार सुन लिया था वार्ड ने, वे जानते थे उनके बेटों की मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसके बावजूद दाऊ ने कहा कि चलिए अब तुम्हारे पास 2 और बेटे हैं, हम ज़िंदगी की आगे शुरुआत करते हैं, अब तुम रो। इस पर उस पर वो चिल्लाने लगी। इस पर माँ
ने कहा कि वो छतरानी है, उसका खून खोलने लगा। उसने कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे दो दो बेटों को मारने वाले और तुम्हें जेल भिजवाने वाले, जिसकी वजह से बेशकीमती 11 साल तुम्हें अपने जेल में बिताने पड़े, वो आज भी हैं। और तुम बाहर निकलकर गांव का हाल देखो, पत्नी के कंधों पर सिर रखकर औरतों की तरह मत रो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। याद नहीं जब तुम 32 साल के थे और खून से सने जेल गए थे, और आज 11 साल बाद आए हो तो 43 के हो गए, कायरों की तरह चिल्ला रहे हो। लेकिन दाऊ ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि दोनों तरफ से जब आग लगती है तो दोनों घरों का नुकसान होता है, लेकिन वो मानी नहीं। तो आखिर में दाऊ ने कहा कि तुम जानती हो ठाकुरों की कसम को, अगर एक बार खा ली तो फिर वो टूटेगी नहीं। लेकिन रुक्मणी ने कहा, आप इसे बाहर थी गुस्सा। उसने अपनी कांच की चूड़ियाँ हाथ से उतारी और अपने पति को दे दी कि तुम अगर मर्द नहीं और अपने बाप से पैदा नहीं, ठाकुर का कोई खून तुम्हारी रगों में नहीं, तो ये औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन कर रो। दाऊ मानसिंह ने ऊपर देखा, खाट से धीरे से उठा, उसकी आंखों में शर्म गुस्सा था। कुछ देर के लिए होठों में बोला और उसके बाद कमरे के बाहर आया, अपनी बंदूक लेकर निकला और फिर हम दोनों भाइयों को देखा जो दोनों साथ खड़े थे, और बोला कि अब खून का बदला खून। और इसके बाद फरार होकर भरकों में शुरू हो गया। और यहाँ से शुरू हुआ जो खेल, वो चंबल में एक नए डाकू मानसिंह की दस्तक थी। अभी तक मानसिंह पारिवारिक झगड़ों में, हिंसा में जेल गया था, लेकिन अब डाकू मानसिंह चंबल में उतर चुका था। मानसिंह पिछली शताब्दी का सबसे खूंखार डकैत बना। क्षेत्रीय लोग जो मानसिंह थे, उन्होंने राजा मानसिंह को कहना शुरू किया। मानसिंह ने 4 मार्च 1939 से लेकर 24 अगस्त यानी जिस दिन उसका एनकाउंटर 1955 तक मानसिंह ने कहर ढा दिया। चंबल में तल्फी राम उसके सहयोगियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और हर तरह का अपराध बताया। इस मानसिंह के बाद, मरने के बाद एक इंटरव्यू लिया था रुक्मणी देवी का, टीसी भादुड़ी ने, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे बाद में कि वो है। मानसिंह का आपराधिक चक्र शुरू हुआ तो सबसे पहले रतिराम और सोनपाल की हत्या, फिर पंडित तल्फी राम का आतंक, एक एक करके उनके सहयोगी निपटा दिए गए। खेड़ा राठौड़ गांव वासियों ने जुलाई 1941 में एक दिन तल्फी राम पंडित की लाश गांव के बाहर खंदक में देखी। पंडित नेतराम का लड़का पुलिस की शरण में आया और उसने कहा कि मानसिंह व उसके लड़कों ने गैंग ने ये हत्या की, लेकिन मानसिंह ने अपना खून का बदला चुका लिया। लेकिन अब वो कहानी आगे बढ़ चुकी, अब कोई रास्ता वापसी का नहीं था। उसने तल्फी राम के लड़के के घर पर आक्रमण किए, फसलों में आग लगा दी, उसका घर फूंक दिया। धीरे धीरे मानसिंह मजबूती के साथ अब धनवालों की तरफ घूमने लगा। पूरा आगरा जिला आतंक से कांपने लगा। मानसिंह के गैंग की सूचना पुलिस को दे, ऐसा कोई नहीं था। मानसिंह हमेशा अबूझ पहेली बनाया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मैदान में आई। पहली बार ऑपरेशन मानसिंह लॉन्च किया गया। सबसे पहला एनकाउंटर मानसिंह की ज़मीन गांव खेड़ा राठौड़ के पास ही हुआ, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। आर्म्स एमुनिशन बरामद हुआ, मानसिंह का बाल बांका नहीं हुआ। मानसिंह ने एक पुलिस के मुखबिर नवाब सिंह गुजर निवास गांव सरसई की नृशंस हत्या की, क्योंकि उसको लगा कि यह एनकाउंटर उसकी शह पर हुआ है। इसके बाद मानसिंह ने पुलिस के विश्वास पात्रों के हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। मानसिंह ने 1944 में नेतराम के 2 भतीजों की हत्या कर दी। कुछ विश्वास प्राप्त भी गिरफ्तार हुए, लेकिन सज़ा नहीं हुई, क्योंकि कोई भी आदमी अब मानसिंह के खिलाफ गवाही नहीं देता था। 15 अगस्त 1947 का जब स्वतंत्रता दिवस हुआ तो भाई मानसिंह के बड़े भाई को, जो उस समय जेल में था, उसको रिहा कर दिया गया। वो वापस जेल पहुंच गया। और एक दिन मानसिंह ने विचित्र तरीके से अपने गांव में प्रवेश किया, जो कभी ऐसा सम्मान उसको उस गांव में दिया गया जो कभी कहीं नहीं दिया गया। उसमें बिहारी सिंह का निधन हो चुका था, तल्फी राम के परिवार के हिसाब गायब हो चुका था। मानसिंह अब अकेला था। उसने वो गढ़ी बनवाई, गांव में बरबई बनवाई। वह गांव के मुख्य स्थान पर, गांव का एकल रास्ता उससे सबसे दिखता था, और वहीं से गांव में उसकी तूती बोलने लगी। आसपास के लोग, इलाके के लोग अपने फैसले कराने वहाँ आने लगे। यहाँ तक कि पुलिस के तमाम अधिकारी भी वहाँ जाकर मिलते थे। ये कहा जाता है बल्कि उसमें शादी की, उसमें जो बहुत अपने बेटे की शादी में जो पैसा लगाया गया, ये इतना पैसा लगाया गया कि उस समय लोग, तमाम बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचे। और उस पार्टी में कहते हैं कि नाचने के लिए पुतली बाई भी पहुँची थी। सुल्ताना डाकू उस समय उसके गैंग में था। पुतली बाई उसकी प्रेमिका थी, और पुतली बाई उस समय आल्हा गाया करती थी। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली कि आगरा से लेकर तमाम जगह बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ उसको बुलाया जाता था। वो मानसिंह के उसमें सुने।
अब चूंकि मान सिंह का घोर शत्रु तल्फी राम का बेटा नेतराम, उसको खेड़ा राठौड़ में वापस लाया गया। पुलिस चाहती थी कि लाकर उसको यहाँ रखा जाए और पूरा प्लाटून पोस्ट कर दिया गया। अब इसके बाद उसको घेरने की कोशिशें शुरू हो गई। 1948 के दिसंबर की रात एक आगरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IMS स्पिलर ने एक गुरिल्ला पार्टी को लेकर मान सिंह को ढूंढने की कोशिश की और उसी समय दूसरे भिंड के पुलिस अधिकारी BB पाटिल भी गुरिल्ला पार्टी में थे। और 29 दिसंबर को नगरा पुलिस स्टेशन के पास एक मुठभेड़ में पुलिस ने मान सिंह को उलझा लिया। मान सिंह बचकर निकल गया। गुरिल्ला पार्टी की मदद से कर्नल कमल सिंह के नेतृत्व में एक छोटी सैनिक टुकड़ी भी थी। ये पहली बार हुआ चंबल में किसी डाकू को पकड़ने के लिए आर्मी की मदद ली गई। डोंगरा रेजिमेंट को वहाँ उतारा गया और उसी से उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह इस डाकू को पकड़ो। लेकिन मान सिंह पूरी तरह से बचकर भाग रहा था। अब मान सिंह कुछ दिन में अपना गैंग फिर वापस किया और मध्य भारत के उत्तर प्रदेश पहुंच गया। नेतराम के निकटतम रिश्तेदारों की 4 रिश्तेदारों की हत्या कर दी और एक सप्ताह के अंदर तल्फी राम के पुत्र नेतराम, जो उस परिवार का केंद्र बिंदु था और अंतिम दुश्मन था, उसके बाद हत्या उसकी भी कर दी। यह शायद यही अंतिम ब्राह्मण था जिसे मान सिंह ने कत्ल किया और मान सिंह के बागीपन का एक अध्याय यहाँ ख़त्म कर दिया। जब मान सिंह नेतराम का कत्ल करके उसका गैंग वापस लौट रहा था तो मुठभेड़ पुलिस के साथ हो गई। इसमें गैंग के कई अच्छे मेंबर और विश्वास पात्र मारे गए, लेकिन मान सिंह बच निकला। इसके बाद मान सिंह ने ऐसे तमाम लोगों को जो पुलिस की मदद करते थे या मासूम थे, जिनको लगता था कि इन्होंने पुलिस को सूचना दी, उनको मारना शुरू कर दिया। इसी में हेर फेर में उसने 2 सब इंस्पेक्टर मार दिए। घाटी के एक गांव में शरण न देने पर पूरे गांव को चला दिया। पूरे मध्य भारत की पुलिस परेशान हो गई। अब मान सिंह का गैंग का क्षेत्र का एरिया 800 वर्ग मील हो गया। मान सिंह की काउंटर इंटेलिजेंसी इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस कहीं भी कोई करती थी, वो पुलिस कोई भी ऑपरेशन करती थी, उससे पहले मान सिंह किसी दूसरे गांव में होता था। सूचना पुलिस को किसी और गांव की दी जाती थी और मान सिंह किसी दूसरी दिशा में अपराध कर रहा होता था। और कई बार तो पुलिस अगर कमांड भी कर रही है तो वो आराम से उस गांव में गांव वाले आसानी से मान सिंह को बचा लिया करते थे। यहाँ तक कि अपने धान के कोठारों में या तमाम जगह में छुपाकर पुलिस को गलत रास्ता बताया करते थे, क्योंकि उस दौरान तक मान सिंह पूरे गांव वालों की मदद करने लगा था। बहुत सारी शादियाँ गरीब लड़कियों की, उनके दहेज, उनके भात देने शुरू कर दिए थे और मान सिंह फिर किस्सों में आना शुरू हो चुका था। गैंग का बहुत उसी समय एक बार 15 नवंबर 1952 को पुलिस को एक बहुत अच्छा मौका मिला। गांव में गश्त करते हुए मान सिंह को ढूंढते हुए पुलिस घाटी गांव की ओर लौट रही थी। तभी गश्त में एक प्लाटून कमांडर ने बच्चे से रूटीन पूछ लिया कि कोई गैंग देखा है क्या। पहले तो बच्चे ने कुछ देर संकोच किया और फिर पेड़ की ओर उंगली से इशारा कर दिया जहां मान सिंह गैंग पूरा एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उस पुलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मान सिंह पर मुर्दा या जिंदा 15,000 का इनाम था। पुलिस पार्टी ने फायर खोल दिया। मान सिंह को आभास नहीं था क्योंकि वो खुली जगह में था, लेकिन गैंग ने मिनटों में पोजीशन लेके जोरदार फायरिंग करना शुरू कर दिया। वह आग के ढेर पर खड़ा था, वो जानता था और पुलिस ने उस दौरान गैंग के 5 सदस्य निपटा दिए, लेकिन फिर भी गैंग बच निकला और 5 डकैतों की लाश भी लेकर भागा। गैंग का बहुत सामान छूट गया था, उसमें रूपा की बेशकीमती हाथ घड़ी भी रह गई और ये वही रूपा था जो अब बायां हाथ था मान सिंह का। अब इसकी कहानी अगली बार जब रूपा पंडित को हम लोग सुनाएंगे उसमें होगा इसकी चंबल का हो। लेकिन मान सिंह अब थकने लगा था क्योंकि उम्र होती चली गई थी, 60 से ज़्यादा उम्र हो गई। पूजा पाठ में उसे समय लगा दिया। उसको रात में सपने आने लगे। कहते हैं कि उसको रात में सपना आता था और जिसमें वो खून खून चिल्लाता था, क्योंकि उसको लगता था कि नेतराम व उसके तल्फी राम और अन्य लोग जिनको उसने गोली मारी थी उनकी लाशें उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके दोनों लड़कों की लाशें भी। एक दिन मान सिंह ने अपनी बंदूकें फेंक दी और उसने रूपा से कहा, लाओ मुझे लाठी दे दो। यहाँ तक मान सिंह का आखिरी अध्याय शुरू होने वाला था। एक छोटी सी मुठभेड़ भी शुरू हो गई थी उन पुलिस से। अगस्त 1954 में मान सिंह का नीली आँखों वाला बड़ा लड़का तहसीलदार सिंह की टांग में गोली लगी। उसे कुछ दिन तो खाट पर लेते रहे, लेकिन एक दिन दर्द से की पीड़ा में तहसीलदार के लिए असहनीय हो गई और गैंग एटावा के पास पुलिस एम्बुश में फंस गया कि
जो तहसीलदार ने दाऊद से और उसके गैंग से दरख्वास्त की उसको मरो या मारो के लिए छोड़ दो। भ्रमित होकर गैंग ने एक राइफ़ल तहसीलदार सिंह को दे दी मरने या मारने के लिए। लेकिन जैसे ही तहसीलदार ने पीछे रहकर पुलिस को रोकने के लिए गोली चलाई तो पता चला कि उसमें कार्टेज फंस गया, क्योंकि ये दूसरी बंदूक थी, राइफ़ल थी जो किसी दूसरे लोग के पास थी, और बंदूक अलग थी और कारतूस अलग बोर के थे। और पुलिस ने उस समय तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया और इसी में तहसीलदार को फांसी की सज़ा भी हुई थी। 12 साल बाद जब छोड़ दिया गया था, ये अलग है। मान सिंह को भिंड के निवासी उस पर संदेह था। अब हाँ, लेकिन तहसीलदार की गिरफ्तारी से मान सिंह का खोल उठा था। मान सिंह चाहता था कि उसके बेटे को जिसने उस समय जिस भी आदमी ने उसकी गैंग की मुखबिरी की है, वो उस पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहता था। और उसको लगा कि और उसने रूपा से वापस अपनी बंदूक मांग ली, यानी लाठी के बदले वापस बंदूक ले ली 62 साल की उम्र में, और हिंसा, लूट, कत्ल का ऐसा तांडव किया जैसा कभी नहीं सुना गया था। उसने तहसीलदार को बचाने के लिए 14 जो गवाह थे उनको एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया, एक एक करके। 26 जो दूसरे गवाह थे उनको गोलियों से भून दिया गया। लेकिन मान सिंह को भिंड के निवासी जगन्नाथ सिंह पर अभी भी संदेह था कि उसने तहसीलदार सिंह के घायल होने की सूचना पुलिस को दी थी। जगन्नाथ पुलिस संरक्षण में रह रहा था। उसको मालूम था कि मान सिंह उसके खून का प्यासा है, तो वो कभी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उसने एक दिन एक गलती कर दी। एक शादी में शामिल होने जगन्नाथ बाहर निकला। हालांकि टीसी बहादुर ने इसको दूसरे तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने वो पहुंचा था, और वो शादी में शामिल होने बाहर चला गया। इसकी सूचना मान सिंह को तत्काल मिल गई और उसे अपने गैंग से उठा लिया, और 3 दिन तक उसको हर किस्म तरीके से परेशान किया गया। उसको आँख निकाल ली गई, दोनों बाजू अलग कर दिए गए, शरीर के मांसों को टुकड़ों में कर दिया गया। गाँव के लोग रात भर जगन्नाथ की चीख पुकार सुनकर सो नहीं काटे, और पुलिस जगन्नाथ की चीख सुनकर पुलिस वाले थानों में कांप रहे थे। लेकिन मान सिंह का अब वक्त आ चुका था। जितने अच्छे काम मान सिंह ने किए थे, जैसे हर साल मंदिर बनवाना, धार्मिक कार्य करना और लोगों की मदद करना, शादी करना, लेकिन तहसीलदार की गिरफ्तारी के बाद उसने अपराध व बुराई की कमान हाथ में ले ली, और 1 वर्ष तक खून का बदला खून के नारे ने उसके पुण्यों की जैसे इतिश्री कर दी थी। इसी में विष्णुदत्त मिश्र तरंगी ने लिखा है कि चंबल में ज्ञात काल के डाकुओं में मान सिंह सबसे शिरोमणि था, जो 25 वर्ष तक डकैती के कुकर्म में लगा रहा। सिंधिया राज्य उसे परास्त न कर सका। जब स्वतंत्रता उदय हुई तब सरदार पटेल पंडित पंत ने डाकू उन्मूलन के प्रयासों को बल दिया। 1953 में एक संयुक्त कमांड मान सिंह को निपटाने के लिए बनाई गई। 1700 पुलिस वाले सिर्फ मान सिंह को ढूंढने के लिए नियुक्त किए गए, और आर्मी की एक बटालियन पहली बार चंबलों में उतारी गई, लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका। इटावा में 3/11/1954 को जो तहसीलदार सिंह को पकड़ा गया था, उसके बाद रिश्तेदारों को फूप भिंड के पास साहब का पुरा में मान सिंह ने गाँव के 11 रिश्तेदारों को एक सांस में ख़त्म कर दिया। इसी तरह परसोना गांव के 11 आदमियों का ठंडा खून इसलिए किया गया कि उन्होंने तहसीलदार के पकड़े जाने पर खुशी होकर मिठाइयाँ बांट दी थी। मान सिंह इतने अनुभव में चंबल की पहुंच तक के बेहड़ी दुर्गम पथों का जानकार था। हर गांव में उसके समर्थक और आश्रयदाता थे। एक तरह से भिंड मुरैना में वे समानांतर सरकार चलाता था। वह डकैती का आचार्य था। रूपा व लाखन पक के शिष्य थे और समस्त डाकू दलों का मुखिया और राजा मान सिंह कहलाता था। उसका धाक इतनी थी कि उसका नाम लेकर लोग मूसल को चादर में छिपाकर बंदूक का धोखा देकर डाका डालते रहे, इतनी ज़बरदस्त पकड़ के साथ। लेकिन आपको मान सिंह की बहुत सारी कहानियों में जो केनेथ एंडरसन में मिलेगी, मैं अभी आपको तमाम किस्से, चूँकि ये बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह से वो उन विधवा औरतों की बेटियों की शादी कराया करते थे जिनके पति या कोई कमाने वाला नहीं होता था। उनका भात देने वो अक्सर जाया करते थे, और वो उस अपने गांव में से अलग अलग हज़ारों की सभा को संबोधित करते थे। कंटिन्यू वो अपने गांव की सभा को संबोधित किया करते थे। मुझे लगता है कि एक और बनाना पड़ेगा ये वीडियो, क्योंकि फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है। मैं इसको दूसरे वीडियो में आपको सुनाता हूँ।